अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान ने उनसे दरख्वास्त की है कि वो मुज़ाकरात को जारी रखना चाहते हैं, तो इस वजह से वो ईरान के साथ मुज़ाकरात तो जारी रखेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो जंग बंदी है वो अब ख़त्म हो गई है, और ये बात उन्होंने ईरान पर वाजे कर दी है। ये मेरे ख्याल में एक अजीब किस्म का बयान है और अमरीकी सदर ट्रंप से इस तरह के बयानात की आप तवक्को कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि एक तरफ अगर मुज़ाकरात जारी रहेंगे और दूसरी तरफ अमरीकी सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि जंगबंदी ख़त्म हो गई है, तो इसका क्या मतलब है कि जो दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ हमले हैं वो जारी रहेंगे। ये जो हफ्ता है, पिछले 3-4 रोज़, इस हवाले से जब MOU ये साइन हुआ तो उसके बाद से मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा एक टेस्टिंग टाइम था, और बावजूद इसके कि पहले यही कहा गया था कि एक पॉज है, जो ईरान के साबका सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामेनी, उनकी तदफीन तक इंतज़ार किया जाएगा, फिर मुज़ाकरात का जो अगला दौर होगा। लेकिन इस बीच ही जो दोनों ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मरतबा फिर कशीदगी बढ़ी और एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने हमले किए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब ये सिचुएशन ख़राब होना शुरू हुई तो पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान और कतर, जो दो मेन मीडिएटर्स हैं, तो उनकी तरफ से पस पर्दा कोशिशें भी की गई। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ की ईरान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर भी बात हुई। फिर ये भी बताया जा रहा है कि कतर का एक वफ़द जो है इस वक्त तेहरान में मौजूद है, ताकि ये जो इस्लामाबाद MOU है इसको बचाया जा सके और जो डिप्लोमेसी है वो पटरी से ना उतरे। तो अपेरेंटली शहबाज, कल तक तो जो हालात थे वो बहुत ख़राब है। कल भी ईरान के मीडिया ने तो रिपोर्ट किया कि कई जगहों से धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली अमेरिका ने डिनाई किया कि उन्होंने किसी भी तरह के मजीद हमले किए हैं। उन्होंने यही कहा है कि मीडिएटर्स के कहने की वजह से एक मरतबा फिर जो टेक्निकल लेवल के टॉक्स हैं वो ईरान के साथ जारी हैं। बट क्लियरली जो MOU जब साइन भी हुआ था तो उसके बाद इस बात का खदशा था कि ये जो आगे रोड है ये कोई इतनी स्मूथ नहीं है, इतनी आसान नहीं, इसमें कई ऐसे क्या रोड ब्लॉक्स आएंगे, कई ऐसे गड़े आएंगे कि उनको अबूर करना ना सिर्फ ईरान और अमेरिका के लिए बल्कि जो मीडिएटर्स हैं, जो सालसी करवा रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कामरान, बिल्कुल ये जिस तरह कहा जा रहा था ये वैसे ही हो रहा है और इसमें कोई अनसर्टन चीज़ नहीं है। एक जो चीज़ अभी भी, जैसे जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई है कि ठीक है हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं लेकिन जंगबंदी ख़त्म हो गई है, ये वो रवैया है जिसके अगेंस्ट जो ईरानी लीडरशिप है वो बात करने को पहले माजी में तैयार नहीं है। अभी तक तो खैर दोनों तरफ से ये स्टेटमेंट आ रही है कि वो बात करने को तैयार है, लेकिन ईरान जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और जिस तरीके से अपने वो पेंतरे बदल रहा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम इरानियन साइड को। वो भी आखिर में आके कह सकते हैं कि ठीक है अगर जंग बंदी खत्म है तो हम मुज़ाकरात क्यों करें। तो ये थ्रेटनिंग जो टोन है, वन ऑफ द रीजंस एक तो ये है जिसकी वजह से इस किस्म के मामला ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, और दूसरा जो इस चीज़ पे झगड़ा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज है उसके लिए कौन सा रास्ता उसके अंदर से इस्तेमाल होगा जहाँ से ये शिप्स गुजरेंगे। बट एक जो पॉजिटिव डेवलपमेंट आज के दिन में है, इंटरनेशनल भी और लोकली भी, 2-3 दिन तो आपको पता है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी। आज मामूली चंद सेंट्स की ही सही कमी हुई है, और आज ग्रीन है, रेड नहीं है प्राइसेस, सॉरी आज रेड और ग्रीन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वो एंटिसिपेट करे कि फर्दर एस्केलेशन नहीं होगा। लोकली भी हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी बेहतरी आई है। तो ये तो इस स्टेज के ऊपर खड़े, लेकिन जो बुनियादी बात है, जैसे भी आपने कहा कि कतर की तरफ से एक डेलीगेशन वहाँ पे पहुँच चुका है, गालबन पाकिस्तान की तरफ से भी एफर्ट हुई है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वो टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई ईरान के वज़ीर ख़ारजा। तो ये जो दोनों डेवलपमेंट्स है, कतर वाली और पाकिस्तान वाली, इसके तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि जो मुज़ाकरात का जो टेक्निकल राउंड है वो जल्द शुरू हो जाएगा? देखिए, एक तो ये कहा जा रहा है कि टेक्निकल जो टॉक्स हैं वो भी अभी भी जारी हैं। वो ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि शायद ऐसे कोई डिप्लोमेटिक चैनल्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गए जिसमें बातचीत हो रही है और थ्रू मीडिएटर्स ही हो रही होगी। जो ओरिजिनल प्लान था वो तो यही था कि ये एक पॉज है, जब ईरान के सुप्रीम लीडर की तदफीन हो जाएगी तो उसके बाद टेक्निकल जो टॉक्स हैं वो दोबारा शुरू होंगे। तदफीन तो कल हो गई है, और उसमें जो ये लेटेस्ट एस्केलेशन से पहले इस्लामाबाद एज ए पोटेंशियल वेन्यू के तौर पर सामने आ रहा था। किसी ने कहा कि 11 जुलाई को टॉक्स हो सकते हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल। फिर 14 और 15 की भी डेट आई, फिर 20 की भी डेट आ रही है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान और कतर इन्वॉल्व तो हैं और वो चाहते यही हैं कि ठीक है जो भी एस्केलेशन हुई है कम से कम एक जो सिलसिला शुरू हुआ है बातचीत का उसे नहीं रुकना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन जो खुद आपने कहा कि जो दोनों तरफ हैं एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ईरान का ये मौक़िफ़ है कि जी सीज़ फायर की वायलेशन या जो MOU की पासदारी है वो अमेरिका नहीं कर रहा। अमेरिका का कहना है कि नहीं, ईरान जो है वो इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है।
अब दोनों को एक पॉइंट पर लाना, माजी में दोनों मीडिएटर्स कामयाब हुए हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक सेंस है, आई थिंक अमेरिकी सदर ट्रंप के बयानात को अगर आप देखें उसमें आपको एक फ्रस्ट्रेशन नजर आती है, क्योंकि ये मेरे ख्याल में इस बात में कंसेंसस है कि ईरान, जो अमेरिका के सदर ट्रंप हैं, वो इस जंग से जान छुड़ाना चाहते हैं, बट वो ऐसे जान छुड़ाना चाहते हैं कम अज़ कम उनके पल्ले भी कुछ आए, क्योंकि आगे उन्होंने मिड टर्म इलेक्शंस में जाना है। और अगर ये तासुर मिलेगा कि शायद अमेरिका को और अमेरिकी सदर ट्रंप को शिकस्त हुई है, तो ज़ाहिर है कि उस तरह की परसेप्शन लेके तो वो नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि ठीक है, बैटल फील्ड के ऊपर तो पब्लिकली वो दावे करते हैं कि उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया है ईरान का, लेकिन मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर भी डेफिनेटली वो चाहेंगे कि कुछ उनको इस तरह से मिले कि वो इस तरफ जा सके। अब जो एक क्रिटिकल चीज़ आई थिंक जो समझने की ज़रूरत है कि ये जो लेटेस्ट तनाज़ा जब जिसका आगाज़ कैसे हुआ है, असल में जो 14 नकाती ये MOU है, तो उसकी जो क्लॉज 5 है रिगार्डिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अब उसकी इंटरप्रिटेशन को लेकर के ये तनाज़ा सारा शुरू हुआ है। अब ईरान की इंटरप्रिटेशन ये है कि उसमें जो लिखा गया है कि 60 रोज़ के लिए इसको रीओपन किया जाएगा विदाउट एनी चार्जिंग एनी टोल, और ईरान कहता है कि उस क्लॉज के तहत कि जो भी जहाज़ वहाँ से गुजरेंगे वो ईरानी अथॉरिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, जो रूट वो डेजिग्नेट करेंगे सिर्फ उसी रूट से जहाज़ जो गुजरेंगे। और ये जो लेटेस्ट एस्केलेशन हुई है 3 रोज़ पहले, जब 3 ऐसे शिप थे और उसमें एक कतर का LNG टैंकर था, उसने एक तो ईरान का ये दावा है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की, ना तो ईरानी हुकाम के साथ उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, दूसरा उन्होंने वो रूट लेने की कोशिश की जो ईरान ने आइडेंटिफाई नहीं किया था। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है कि ईरान जो है वो पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कहता है जी कि हम कंट्रोल करेंगे, हालांकि एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है। अब एक व्यू, एक लीगल नुक्ता ये भी है कि चलें ईरान अपने जो आमतौर पर जो समुद्री हदूद होती हैं, जो मैरीटाइम लॉज हैं, कि जो 12 नॉटिकल माइल्स होता है वो आपके टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, बट इवन देन इंटरनेशनल कवानीन के तहत अगर आपके टेरिटोरियल वाटर्स भी हैं तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक को आप रोक नहीं सकते। लेकिन अगर 12 नॉटिकल माइल में तो आपकी वो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, लेकिन जो बाकी पीछे 9 नॉटिकल माइल्स बचते हैं, क्योंकि 21 नॉटिकल माइल का एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, तो ओमान की अगर साइड से कोस्टल लाइन से अगर कोई जहाज गुजरते हैं तो क्या ईरान का ये राइट है कि उधर भी वो उसको उन जहाज़ों को हिट करे और टारगेट करे? तो ये एक जो मेरे ख्याल में इस चीज़ को लेकर के ना सिर्फ अमेरिका को छोड़ दें बल्कि गल्फ कंट्रीज के अंदर भी एक बेचैनी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि ये जो एटीट्यूड है, ये रवैया दुरुस्त नहीं है और इसको देखने की जरूरत है। इस दफा ईरान के ममालिक के ऊपर अटैक भी कर दिया ना, उर्दन पे कर दिया। सवाल ये कि ये तो चले शिप्स के ऊपर किया, जो शिप के ऊपर भी किया, और कतर जो बहरीन और कुवैत के साथ कतर के ऊपर भी उन्होंने और उर्दन पे भी किया, जो रिटेलिएट किया, उर्दन पे भी किए हैं। तो अब कतर का पाकिस्तान के साथ वो इसमें मीडिएशन भी करवा रहे हैं। वो जो तदफीन थी ईरान के सुप्रीम लीडर की, मौजूद भी थे वहाँ पे। फिर इवन देन कतर के जो प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी फिर अब्बास अराक्ची, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से ही बात हुई है। फिर उनका डेलीगेशन आज भी वहाँ पर मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि एक व्यू ये पाया जाता है कि ये जो लेटेस्ट एस्केलेशन हुई है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद ईरान इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता था। इवन अगर के वो जो शिप्स थे उन्होंने कोऑर्डिनेट नहीं किया था, खास करके कतर का जो LNG का टैंकर था, क्या उसको बगैर हिट किए भी तो कोई रास्ता निकाला जा सकता था? अगर आपने हिट किया है जिसकी वजह से फिर वो अमेरिका जो है वो कहता है कि ठीक है फिर हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अब मेरा ख्याल है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला जो मामला है, बाकी न्यूक्लियर और फ्रोजन एसेट्स और बाकी चीज़ें तो बाद में आएंगी, इसको मेरे ख्याल में किसी तरीके से अब पहले हल करने की ज़रूरत है। जो टेक्निकल लेवल के टॉक्स होंगे, जो भी तशरीह का मामला है, आई थिंक ये जो क्लॉज 5 है इसमें एक नए कंसेंसस की ज़रूरत है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर रीओपन होगा, किन शराइत के ऊपर इसको ऑपरेट किया जाएगा ताकि फ्यूचर में कोई इस तरह के मामलात ना खराब हो। ऑल दो एक हॉटलाइन भी इवन के कहा गया था कि इस्टेब्लिश की गई है कि इन केस एनी मिस कैलकुलेशन उसको अवॉइड किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद ये एस्केलेशन हुई है। ईरान ने 85 मकामात पे अटैक किया, उसके बाद जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट है उनके ईरानी मीडिया की तरफ से, उसके बाद अमेरिका ने कल जो है वो 90 मकामात पे कर दिया। तो एस्केलेशन तो हो रही है, लेकिन ये उसके बाद की जो स्टेटमेंट्स है वो थोड़ी सी केयरफुल है। थोड़ा सा अगर डोमेस्टिक इशूज़ के ऊपर भी बात कर लें, मुल्क के अंदर एक दफ़ा फिर जो है ख़ासतौर बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का एक सीरियस मसला जो बनता जा रहा है। पहले भी था सिचुएशन, लेकिन अब कुछ ज़्यादा एस्केलेशन हो रही है ये, और इसके ऊपर फिर एक ISPR की स्टेटमेंट भी आई है। ये जो लेटेस्ट वेव आई है इसका क्या बैकग्राउंड है? क्या ये पार्ट ऑफ दी जो एक नॉर्मली कंसर्जेंसी चल रही थी वो ही इसको बहुत ज़्यादा एस्केलेट किया गया इस दफ़ा? बिल्कुल, आई थिंक पिछले 4-5 दिनों में जो बलूचिस्तान में ख़ास करके मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, और इसमें जो गैर मामूली बात है कि क्योंकि बलूचिस्तान में एक तरफ
कलदम BLA, फिर दाइश, इवन कलदम TTP। और ये जो पैटर्न 3-4 दिनों में जो अटैक्स हुए हैं, अपेरेंटली तमाम जो ये ग्रुप्स हैं ये एक्टिव हुए हैं। दाइश भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, TTP, इवन जो बलोच लिबरेशन आर्मी है जो दहशतगर्द तंजीम है। और ये जो इतने कोऑर्डिनेटेड एक ही टाइम के ऊपर अटैक्स होना, और उसमें भारी जानी नुकसान हुआ है पाकिस्तान का भी। और इवन अभी भी ऑपरेशन शाबान के नाम से जो एक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, जिसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि दर्जनों के करीब जो ये दहशतगर्द थे उनको ऑलरेडी एलिमिनेट किया जा चुका है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। कल प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर गए थे, एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल भी वहाँ पर मौजूद थे। अब ये बलूचिस्तान में तो हम जानते हैं कि डेकेड से एक अनरेस्ट और एक इशू चलता आ रहा है, लेकिन सडनली ये स्पाइक आना और कोऑर्डिनेटेड अटैक होना, और इवन के जो ज़ियारत के पास मंगी डैम है जिससे कोयटा को पानी सप्लाई किया जाता है, उसको टारगेट करना, फिर यंग जो पुलिस जवान थे उनको इस तरीके से शहीद करना, क्लियरली उसमें अगर आपको देखें तो ये नज़र आता है कि जो एक तो इंटरनल जो फोर्सेस हैं और जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं, जो DGISBR भी कह रहे थे, वो पाकिस्तान की जो भी एक गुडविल जनरेट हुई है, जो रोल प्ले किया है हमने एज फार एज मीडिएशन इज कंसर्न्ड, उससे खुश नहीं है और पाकिस्तान को अंडरमाइन करना चाहते हैं और पाकिस्तान को ये अटैक्स करके धकेलना चाहते हैं कि ताकि हम अपने अंदरूनी मसाइल में उलझे रहें। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक ये भी एक लेजिटिमेट लोगों का कंसर्न है कि ठीक है, हम बाहर तो ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाने में एक बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं। आई एम श्योर कि हम उतनी तवज्जो दे भी रहे हैं, बट उससे कहीं ज़्यादा हमें ये तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ना हो कि हम ईरान और अमेरिका की मफाहमत तो करवा रहे हैं और उसका एडवांटेज जो हम लेना चाहते हैं कि अगर वाकई कोई फाइनल एग्रीमेंट होता है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो इंटरनली हमारे इतने मसाइल बढ़ जाएं कि वो जो सारा एक एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर एक एडवांटेज हमें मिल रहा है, वो एडवांटेज लूज ना हो जाए। तो हमें इस वक्त मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी चाहिए और जो इंटरनल सिक्योरिटी है उससे हमें नजर नहीं हटानी चाहिए। कामरान, जो इंटरनल सिक्योरिटी की आपने बात की है, आप क्या समझते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू की ज़रूरत है? क्योंकि दहशतगर्द जितने भी मार लें, इंडिया ने उनको अगर एंगेज किया है या उनको अफगानिस्तान ने एंगेज किया है, उनके लिए तो ये नंबर्स हैं, ह्यूमन बींग्स भी नहीं है। आप 100 दहशतगर्द मार लें, 150 मार लें, इस ऑपरेशन में भी अच्छे खासे दहशतगर्द जो है उनको मारा गया है, लेकिन हमारी जो जानों का ज़िया हुआ, पुलिस के अफसरान जो शहीद हुए, दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो थे लोग वो शहीद हुए, तो इसका आखिरकार क्या ये उनको मारना ही सोल्यूशन है? क्या सिक्योरिटी में जो ऑपरेशन है वही हल है? वो तो होगा जहाँ पे अटैक है उसको जवाब जाएगा, काउंटर ऑपरेशन भी होंगे, उनकी क्लिनजिंग भी होगी। ये पॉलिटिकल लेवल पे जो चीज़ें हैं, आप क्या ये नहीं समझते कि अब शायद उस स्टेज पे आ गई है बात कि पॉलिटिकल लेवल पे भी चीज़ों की कि कॉम्प्रिहेंसिव जो सारा जो नेशनल एक्शन प्लान था उसका सिर्फ सिक्योरिटी तो उसका एक एस्पेक्ट है ना, दूसरा जो उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, और इंटीग्रेशन ऑफ द डिसग्रेंटेड एलिमेंट्स इन द सोसाइटी, वो भी एक उसका एस्पेक्ट है। इसके ऊपर कितना काम हो रहा है? मेरे ख्याल में इस वक्त जो नज़र आ रही है बज़ाहिर वो जो नेशनल एक्शन प्लान है, बाकी जो नुकात हैं उसके ऊपर तो आपको उस तरीके से अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। और एक मेजर रीज़न, चले बलूचिस्तान में तो जो इत्तेहादी उन्हीं की हुकूमत है, लेकिन KP के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और तहरीक इंसाफ के अपने इशूज़ हैं, अपने मसाइल हैं। तो ये वो एरिया है जो हम लैक करते हैं। और डेफिनेटली ये जो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग है, ये काइनेटिक ऑपरेशन जहाँ पे ज़रूरी है और जो अभी रियल टाइम सिचुएशन है वो तो आप करेंगे, बट लॉन्ग टर्म उसका जो सोल्यूशन है उसमें आपको बहुत से ऐसे इकदाम करना पड़ेंगे, और जिसमें खुद जो हमारी मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत है उसने एग्री किया है। और 2014 के बाद भी जो एक नेशनल एक्शन प्लान आया था, फिर उसको बाद में रिवाइज भी किया गया। तो रेसिपी हमारे पास है कि इस मसले का हल क्या है। प्रॉब्लम ये है कि शायद अभी 1-2 प्रॉन्ग्स के ऊपर काम हो रहा है, यानी कि अगर काइनेटिक ऑपरेशन है तो ज़्यादातर हम काइनेटिक ऑपरेशन के ऊपर ही रिलाय कर रहे हैं। जो बाकी कंपोनेंट्स हैं नेशनल एक्शन प्लान के, जहां पर बाकी इदारों का अपनी जिम्मेदारी को निभाना, वो निभा नहीं पा रहे, और जब वो निभा नहीं पाते तो फिर जाहिर है कि जो भी गेन्स आपको मिलते हैं काइनेटिक ऑपरेशंस के जरिए, वो कुछ अरसे के बाद फिर गेन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो डेफिनेटली एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू की भी ज़रूरत है, और किस तरीके से नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद करना है उस पर भी हमें देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि जो मशरक़ वस्ता और गल्फ़ का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये तो ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। तो इस बीच पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की जो इकनॉमिक आउटलुक है अगले साल क्या होगी, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। IMF ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने अगले माली साल या जो नया माली साल है उसमें इकनॉमिक आउटलुक क्या होगी पूरी दुनिया की और पाकिस्तान का भी जिक्र किया है। बट शहबाज, जो मैं शुरू करना चाहता हूँ जिसे, वो
तेल की कीमतों के हवाले से जो उनकी प्रोजेक्शन है, और उनका ख्याल है कि जो ये स्पॉट प्राइस है तेल की कीमतों की पूरे अगले साल एवरेज $89 पर बैरल रहेगी, जो आज की कीमत भी देखें उससे काफ़ी ज़्यादा। सो दिस मीन्स कि एक तो इसका मतलब ये है कि IMF को शायद जो उन्होंने असेस किया है, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन जो भी उनके पास टूल्स हैं, कि ये जो मिडिल ईस्ट वाला तनाज़ा है ये कोई इतना जल्दी हल होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसी से लिंक्ड हैं ये प्राइसेस। और दूसरा, अगर एवरेज ये प्राइस रहेगी, सो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी सीरियस डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान में भी प्राइसेस का। और आज वैसे जुमा भी है, तो हर जुमे को आप पिछले 2 जुमे थोड़ी बहुत ही खुशखबरी तो सुनाते हैं, तो आज भी कोई खुशखबरी सुना रहे हैं? पहली बात तो ये कि आज कोई खुशखबरी नहीं है। हाँ। हुकूमत ने तेल की कीमतों में इजाफा कर रही है, और उसमें खासतौर पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस में भी इजाफा किया जा रहा है। तो मेरा जो इनके एक एतराज़ इनके ऊपर हमेशा यही रहा है कि कम से कम जो आलमी मंडी में तेल की कीमत है वो तो आपने लेनी ही है, क्योंकि आपका दावा ये है हुकूमत का कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम सब्सिडाइज नहीं कर सकते। तो ये इनका जो एक वादा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किया था कि जैसे तेल की कीमतें कम होंगी तो वहाँ हमको रिलीफ पास ऑन किया जाएगा, तो वो पूरा पास ऑन नहीं हो रहा। इसमें पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा किया जा रहा है उसका तकरीबन 70-80% जो इंक्रीज़ आ रहा है वो टैक्सेस की वजह से आ रहा है। अच्छा, अब जो आलमी इस पर कल के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे, और जिस किस्म की प्राइस अनाउंस हो रही है मेजर इंक्रीज़ आ रहा है, तो कोशिश करेंगे कल जो मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम के अली परवेज साहब, उनको भी कल प्रोग्राम में लेंगे, उनसे पूछें भाई आपने तो हमसे ये वादा किया तो अब क्या कर रहे हैं आप। तो अगर उनके पास कल टाइम हो तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे। ये जो IMF की रिपोर्ट है, IMF की रिपोर्ट जो है इसमें ये चीज़ बड़ी वाज़े है कि जो आपने एवरेज प्राइस की भी बात की $89 पर बैरल, ये एवरेज 89 इसलिए ज़्यादा लग रही है कि क्योंकि $144 पे भी प्राइस गई है, तो पूरे साल की एवरेज को $90 के करीब अगर आ रही है, बट स्टिल ये जो पिछला साल है उससे कोई जो प्री वॉर पीरियड है उससे कोई 9 से 10% ज़्यादा होगी। आज अगर आप क्रूड की प्राइस देखते हैं वो तो $76 है, तो ये ऊपर से फ्लक्चुएशन होती रहती है। अब इस रिपोर्ट के अंदर 3-4 बड़ी चीज़ें हैं। अब अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, एक तो उन्होंने IMF ने जो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का फोरकास्ट है वो 3.5% ही रखा है, उसको उन्होंने चेंज नहीं किया, बावजूद इसके कि जंग खत्म हो गई है। एटलीस्ट जो एक मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपनी जगह पे मौजूद तो है, लेकिन जिस तरीके से एक खुली जंग चल रही थी वो अब नहीं है। इसराइल की साइड पे अटैक्स नहीं हो रहे ईरान के ऊपर, और जो US का भी वो एक लिमिटेड है, स्टिल लिमिटेड, ऑल द 85-90 अटैक्स भी एक दिन के अंदर हुए। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर है कि अगर IMF ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा वाज़े लिखा है कि जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है ये कभी भी एस्केलेट कर सकता है, तो अगर ये एस्केलेट करता है तो आगे उन्होंने जो 5-6 बड़े जो चैलेंजेस हैं उसमें कामरान ने बताया, उन्होंने कहा जी कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो सप्लाई चेन का जो शॉक है वो लगेगा, और सप्लाई चेन का जब शॉक लगेगा तो सप्लाई की शॉर्टेजेस भी आ सकती हैं। दूसरी बात यह कि जब सप्लाई की शॉर्टेजेस आएंगी, सप्लाई शॉक्स आएंगे तो कीमतें बढ़ेंगी। हम तो वैसे ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हर वक्त तैयार होते हैं कीमत बढ़ाने के लिए, आलमी मंडी में के साथ टैक्स भी अपना बढ़ा लेते हैं। और चौथा जो फैक्टर इसके अंदर है कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो डिटीरियोरेट हो सकती है। बात हो रही है ओवरऑल पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं। फिर जो कमोडिटी प्राइसेस है वो फिर एस्केलेट होंगी, और इवेंचुअली जो हमारे जैसी कंट्रीज हैं इनके जो एक्सचेंज रेट प्रेशर्स आएंगे, एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर प्रेशर्स आएंगे। ये एक चीज़ उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर इसमें कामरान जो कही है। 2 चीज़ें और हैं जो स्टैंड आउट करती हैं IMF की रिपोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको 2 फैक्टर्स ड्राइव करेंगे। एक तो ऑब्वियसली आपका मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, और दूसरा उन्होंने कहा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ममालिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो इकॉनमी है उसको प्रमोट कर रहे हैं, उससे बेनिफिट ले रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी इन हालात के अंदर भी ज़्यादा है। अच्छा। ये सबसे अहम चीज़ है। पाकिस्तान अगेन इज लैगिंग इन दिस एरिया एज वेल। हम तो हमारी जो कन्वेंशनल इकॉनमी उसको नहीं अभी हम संभाल पा रहे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत दूर की बात है। और यही वजह कि जो ओवरऑल जो उसने अपनी ग्लोबल ग्रोथ की असेसमेंट कामरान दी है वो कोई 3% ग्रोथ है ग्लोबल इस साल का, जो है जो एवरेज से कोई 0.5% कम है। तो ये इसकी रिपोर्ट के अंदर जो है वो इसकी मेजर चीज़ें थी। अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो हालात कामरान काफ़ी टाइट ही रहेंगे आगे जाके, और कोई इतना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए आसानियाँ नज़र नहीं आ रही। इसमें कुछ और रिपोर्ट्स भी उसका भी जिक्र करेंगे। एक हमें और जो चैलेंज आ रहा है वो आ रहा है अमेरिका की तरफ से। अच्छा, अमेरिका की तरफ से चैलेंज ये आ रहा है कि आपको पता है कि जो US के टैरिफ्स थे, जो इंपोर्ट टैरिफ्स लगाए थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसको फरवरी 2026 में US के सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसको ख़त्म कर दिया था। उसके बाद इन रिटेलिएशन टू दैट एक वो ट्रेड एक्ट के तहत उन्होंने एक और जो एक एमरजेंसी मेजर था उसको इन्वोक किया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, और 150 दिन के लिए
10% मिनिमम उन्होंने टैरिफ जो थे वो 60 ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है उस पर इम्पोज कर दिए थे। तो वो जो 150 दिन की डेडलाइन है वो ख़त्म हो रही है, उसकी जो मैक्सिमम पीरियड है वो ख़त्म हो रही है 24 जुलाई को। अच्छा, तो अब खबर इसके अंदर ये है जो इस IMF की रिपोर्ट के अंदर है कि इन्हीं 60 ममालिक, क्योंकि इनको तो उन्होंने टारगेट कर लिया ना कि यहाँ से उनका ट्रेड का डेफिसिट और यहीं से चाहे थोड़ा डेफिसिट है या ज़्यादा डेफिसिट है तो यहीं से वो जो टैरिफ है उसको कम नहीं होने देना। तो उन्होंने अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो है वो लॉन्च किए हैं इस केस में। जो फोर्स्ड लेबर है वो उन्होंने इसको बेस बना के 60 ममालिक के ऊपर उन्होंने जो टैरिफ्स हैं वो प्रपोज कर देंगे 10% से लेके 12.5% तक, और पाकिस्तान के लिए जो टैरिफ प्रपोज किया है वो 10% की है। तो ये एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इस हफ्ते आई डोंट नो आपके पास अपडेट है या नहीं, इस हफ्ते तो हमारे ट्रेड टॉक्स भी हो रहे हैं या हुए हैं। हमारे जो कॉमर्स के सेक्रेटरी हैं वो उस वक्त यूएस में है और उनके टॉक्स हो रहे हैं। तो वो आई एम श्योर के उसका पर्पस यही है क्योंकि हमारे इसके अंदर आर्गूमेंट जो है, जो सेक्रेटरी कॉमर्स से मेरी भी बात हुई थी चंद दिन पहले जब ये प्रपोजल आया था इनिशियली, तो हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है जो कि यूएस अथॉरिटीज़ के साथ भी शेयर किया जा रहा होगा डेफिनेटली कि पाकिस्तान से जहाँ पे ये एविडेंस हो कि फोर्स्ड लेबर है वो चीज़ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकती। अप्रैल 2026 में इसी साल जो हमारा इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर है उसके अंदर तरमीम करके तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो है जिसके अंदर ये एलिमेंट हो फोर्स्ड लेबर का या चाइल्ड लेबर का, उसको वो गुड्स जो है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान का ये ख्याल है कि जो 10% टैरिफ इसके ऊपर प्रपोज हुआ है 24 जुलाई ऑनवर्ड, जो कि अभी भी एग्जिस्टिंग है लेकिन एक डिफरेंट उनके सेक्शन के तहत है, पाकिस्तान ये चाह रहा है कि 10% खत्म हो जाए 24 जुलाई से। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं वो, एंड गिवन द फैक्ट कि जो पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है और अब तो पाकिस्तान डेफिनेटली उस तरह की हम ना उनसे कोई असिस्टेंस ले रहे हैं ना उनसे कोई डॉलर्स ले रहे हैं, तो इतना तो मेरे ख्याल में जो ट्रंप इंतजामिया है वो करना चाहिए। और पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट है भी ज्यादा नहीं है, इतना ट्रेड डेफिसिट ने अभी फाइनल फिगर्स आ जाएंगे 1-2 दिन में, इसके भी हमारा जो कंट्री वाइज जो डाटा है उसका एक्सपोर्ट्स का उसका ब्रेकअप मिल जाएगा, वो अपनी जगह पे है। बट अभी तक की जो न्यूज़ है वो कोई इतनी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए जो है वो पॉजिटिव नहीं है। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं आपको पता है कितनी स्ट्रगल एक्सपोर्ट्स का वो भी अभी बात करेंगे एक्सपोर्ट्स के हमारे जो क्या हालात हो, लेकिन ये जो अब ये वाली जो चीज़ है ना, अगर ये सेक्शन 301 है इसका जो यूएस का ट्रेड एक्ट है 1974 का, इसके तहत ये जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो टैरिफ इम्पोज होंगे ना ये फिर परमानेंट होंगे। ये रिवर्सल फिर मुश्किल है क्योंकि ये एक थ्रू प्रोसेस ये कर रहे हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशंस लॉन्च की हुई हैं, उसके बाद इन्होंने टैरिफ प्रपोज किए। पाकिस्तान के केस में कोई 10% है, कुछ ममालिक है 12.5% है, और ये जो रिपोर्ट आई है IMF उसके मुताबिक जो ये जो टैरिफ्स थे, सॉरी ये IMF की रिपोर्ट के अंदर नहीं है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के अंदर है। तो ये इसके जो एशिया पैसिफिक की जो डेवलपिंग कंट्रीज जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, एवरेज टैरिफ हमारे दुगना हो गए हैं जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ वॉर शुरू की हुई है, और एन एवरेज को 25% जो है वो टैरिफ होगा। ये ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर ड्यूटीज और टैक्सेस बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान में जो इंपोर्ट्स हो रही हैं उसके ऊपर हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस कम कर रहे हैं, हम अपनी जो प्रोटेक्शन वॉल है उसको गिरा रहे हैं। तो बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग इस वक्त सिचुएशन बनी हुई। तो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके लिए कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट इस वक्त नहीं है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ADB की भी एक रिपोर्ट आई है और उसका भी जिक्र करेंगे, और किस तरीके से पाकिस्तान में जो अगले माली साल ग्रोथ रेट क्या रहेगा, इन्फ्लेशन का क्या नंबर होगा, इसके हवाले से ADB की क्या प्रेडिक्शन है, फोरकास्ट है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमने जिक्र किया है IMF की रिपोर्ट का ब्रेक से पहले, और उन्होंने पाकिस्तान में जो अगले माली साल इकनॉमिक ग्रोथ रेट है उसको कोई इतना हौसला अफजा करार नहीं दिया, 3.5%। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने थोड़ी सी मेहरबानी की है, 0.2% ऊपर खायल 3.7%, और ये जो गवर्नमेंट का जो नंबर है आई थिंक हमारी 4% है, हमने जो टारगेट सेट किया है 4% रखा, और फिर इसी तरीके से इन्फ्लेशन का उन्होंने 8.3% रखा है। तो मोर और लेस ये कॉम्प्लीमेंट ही कर रही है IMF की भी रिपोर्ट। 0.1-0.2% इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के अंदर दो चीज़ें बड़ी स्ट्राइकिंग है। एक तो ये कि उन्होंने पाकिस्तान का जो ग्रोथ का फोरकास्ट अप्रैल में दिया था, और अप्रैल में आपको याद है उस वक्त तक ये जो जंग शुरू हो चुकी थी और उसका एक पूरा महीना गुजर चुका था, बल्कि 2 महीने गुजर चुके थे, इनकी रिपोर्ट थोड़ी सी लेट आई थी। तो 2 महीने के बाद भी उनका ये ख्याल था कि ये जो माली साल शुरू हुआ है जुलाई से, पाकिस्तान का जो GDP ग्रोथ का उनका एस्टीमेट था वो 4.5% था। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4.5% को काट कर अब 3.7% कर दिए। ये इसके अंदर एक अहम है, उन्होंने डाउनवर्ड एक स्लाइड अच्छी खासी डीप दे दी है। और अब इसका सिर्फ ये बात यहाँ तक नहीं रुकती,
अब जंग जो है वो खासतौर पर साउथ एशिया को तो उसने अच्छा खासा इम्पैक्ट किया है। लगता ऐसे है कि हमारी चूंकि इकॉनमी वो लॉन्ग टर्म में अभी तक उसके जो मसाइल है वो हल नहीं हुए, आर्टिफिशियल तरीके से बहुत सारी हम चीज़ें चला रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये जो साउथ एशिया का 8 ममालिक है उसमें तीसरा कम तरीन ग्रोथ रेट है। 2 ममालिक ऐसे हैं जिनका ग्रोथ रेट जो है वो पाकिस्तान से भी कम है। एक अफगानिस्तान है गालबन, और बल्कि एक अफगानिस्तान है और दूसरा जो मुल्क है वो मालदीव है। तो मालदीव का भी 3% उनकी प्रोजेक्शन है ग्रोथ की, अफगानिस्तान की भी 3% है और पाकिस्तान की 3.7%। इसके अलावा बाकी जितने भी ममालिक हैं अगर आप उसकी डिटेल देखें, भारत जो है सबसे ज़्यादा फास्ट पेस के ऊपर ग्रो कर रहा है 7.3%। हमारी हुकूमत कितना मजाक उड़ाती रही है भारत का कि जी वहाँ पे लंबी लाइनें लगी हुई हैं, हमारी बड़ी अच्छी फ्यूल की मैनेजमेंट है, लेकिन उनकी इकॉनमी देखें ना, उसकी इकॉनमी इफेक्ट नहीं हो रही। उसका पहले भी 7.3% ग्रोथ की प्रोजेक्शन थी, अभी भी 7.3% की रेट के ऊपर भारत की इकॉनमी ग्रो करेगी। उसके बाद नेपाल जैसा मुल्क है वो 4.5% भी ग्रो कर रहा है, बांग्लादेश का 3% है, अफगानिस्तान का 3% है, श्रीलंका का 4% है, भूटान 7.2% पे ग्रो कर रहा है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी वो वन ऑफ द लोएस्ट पेसेस है, 3 और 3.7। IMF भी है, हमारी पॉलिसी भी अभी तक ठीक नहीं है। हम मतलब तो IMF फर्ज कर लें आप IMF के प्रोग्राम में हैं, तो IMF इजाजत देगा आपको? मैं कह रहा हूँ कि कोई जादू की छड़ी चल जाए, क्या 6% ग्रोथ होना शुरू हो जाए, तो क्या IMF उसकी इजाजत देगा? मुझे एक बात बताइए, अगर लेट्स से IMF को एक साइड पे कर देते हैं, IMF नहीं है, कल हुकूमत फैसला करे कि हमने 5% रेट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, ये कैसे करेंगे? ये इंपोर्ट्स खोल देंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल तो इन्होंने रिफॉर्म्स की नहीं है पिछले 4 साल के अंदर। 5वां बजट शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने दिया इस दफ़ा। हमारी सेविंग्स टारगेट हमने मिस किया, हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, हमने इन्वेस्टमेंट का टारगेट मिस किया, FBI ने टैक्स कलेक्शन का टारगेट मिस किया, हमने एक्सपोर्ट्स का टारगेट मिस किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ नहीं रही, तो फिर ग्रोथ आएगी कहाँ से? ग्रोथ की फंडिंग कहाँ से होगी? ग्रोथ की फंडिंग कहाँ से होगी? जिस तरह पहले होती थी कर्जे लेके, तो कर्ज लेके आप ग्रो करोगे तो फिर आप IMF के चुंगल में फंस जाओगे। जब तक इकोनॉमी के फंडामेंटल्स आप ठीक नहीं करोगे, अब आप कैसे ग्रो करें? अब यहाँ पे एक और जो चीज़ है ना, जो आपकी तेल की कीमतों से भी लिंक है और वॉर के साथ भी, ये तो हम 3rd लोएस्ट हमारा ग्रोथ रेट है प्रोजेक्टेड, ठीक है। ये तो जब साल पता चलेगा कि 4.5 होता है, 2.5 होता है, 3 होता है, हमें नहीं पता। अब आ जाते हैं महंगाई के ऊपर। महंगाई के हवाले से पाकिस्तान में जो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है, जो भी आप बता भी रहे थे ADB की तरफ से, वो 8.3% है। खित्ते का दूसरा हाईएस्ट रेट है ग्रोथ उसका इन्फ्लेशन, ठीक है। बांग्लादेश का है 8.8% और पाकिस्तान का है इसका 8.3%। दोनों जो कंट्रीज हैं वो ओवर 8% है। बाकी ममालिक अगर आप देखते हैं, भारत का उसका जो इन्फ्लेशन रेट है गालबन वो 4% है। अब बताइए, भारत की इकोनॉमी नहीं अफेक्ट हुई जंग से? भारत की इकोनॉमी वॉर से रिलेटेड जो फ्यूल प्राइसेस LPG, कितना हमारी हुकूमत उनका मजाक उड़ाया। आखिर उनका रेट जो है इन्फ्लेशन का वो 4% क्यों है प्रोजेक्टेड, हमारा 8.3% क्यों है? ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। भारत को अगर आपने हमारा दुश्मन है डिक्लेयर्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसकी जो चीज़ पॉलिसीज है उसको देख लेना, और बहुत सी जगह पे जब रेफर करते हैं तो ये भी देख लें कि आखिर उसकी इकोनॉमी भारत की 7.3% से क्यों ग्रो कर रही है, उसका इन्फ्लेशन का रेट 4% क्यों है, हमारी इकोनॉमी क्यों 3.7% ग्रो करेगी, हमारा इन्फ्लेशन का रेट 8.3% क्यों है। नेपाल जो है, नेपाल का भी 5% उसका इन्फ्लेशन रेट है, मालदीव का 4% है, बांग्लादेश का सबसे ज्यादा मैंने बता दिया, अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो है 5.5% उसका इन्फ्लेशन रेट है प्रोजेक्टेड। क्या उसकी इकोनॉमी तो उनकी तो इंटरनल इतनी जंग हो रही है, सिविल उनकी वॉर हुई है, सब कुछ उनका हो रहा है। श्रीलंका जो 5.2% के ऊपर, भूटान 4% उसका इन्फ्लेशन रेट है। तो ये जो बात यहाँ से शुरू हुई थी, जिसका इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में बात भी करने की कोशिश करेंगे हम, जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो आपने आवाम को कोई सपोर्ट नहीं दी, आपने उनसे पूरी कीमत भी रिकवर की और आपने इजाफी टैक्सेस भी आपने रिकवर की। ये वो पॉलिसी है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है इस माली साल का, वो जनूबी एशिया के खत्ते का दूसरा हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है आफ्टर बांग्लादेश। तो ये पॉलिसीज हैं जो ज्यादा ड्राइव कर रही हैं बजाय कि जंग ज्यादा ड्राइव कर रही हो। जंग का फैक्टर बिल्कुल है, जंग से पहले आपकी कीमत 260 रुपए के आसपास थी फी लीटर, आज आप उसकी वजह से 450 पे भी गए, 420 पे गए, आपका उसकी जो दूसरी प्राइस थी आपकी डीजल की 520 भी गई एक दिन के लिए या कुछ दिनों के लिए। तो आज अगर आज के दिन इन हालात के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लो ग्रोथ, आप फिर भी 80 रुपए फी लीटर अगर पेट्रोल पे आप लेवी ले रहे हैं, तो इसको आप IMF से बेहतर नेगोशिएट कर लो, इसके रेट को कम कर लो। तो ये जो काम है, जो पॉलिसीज है ना, ये पाकिस्तान को जो है वो मेरा ख्याल है कि राइट ट्रैक के ऊपर नहीं लेके जाए। और होता ये है कि फिर हमारे लिए एक आसान काम है, चलें जंग तो हो रही है तो सारा मलबा फिर जंग के ऊपर डाल दो कि उसकी वजह से हमारे लिए मसाइल है।
ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एक जो एरिया है उसमें एटलीस्ट हमें पॉजिटिव ग्रोथ जरूर मिल रही है, और उसमें भी गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है ये भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले शहबाज जिक्र कर रहे थे हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उन पर तनकीद कर रहे थे और जायज़ कर रहे थे, लेकिन एक जो नंबर है पिछले माली साल का वो बड़ा हौसला अफजा है। अब उसमें हुकूमत का कितना किरदार है ये शहबाज बताएंगे, और वो नंबर है जो ज़र मुबादला जो फॉरेन रेमिट जो हमारे प्यारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ से हमें भेजते हैं वो रिकॉर्ड उसमें इजाफा हुआ है, और उसमें पिछले माली साल 41.6 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो भेजे हैं पाकिस्तानियों ने बाहर से। और अगर आप इस 41.6 बिलियन को डॉलर्स को निकाल दें, इमेजिन नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान का क्या हाल होगा। तो ये जो नंबर है बड़ा हौसला अफजा और बड़ा ज़बरदस्त है। आई बिलीव कि इसने हमारी मईशत को रेस्क्यू किया है। गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है इसका। कामरान, मैं बहुत अरसे से एक बात कह रहा हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर पाकिस्तान आज दिवालिया नहीं हुआ तो उसकी वजह IMF नहीं है। पाकिस्तान अगर दिवालिया नहीं हुआ तो उसकी वजह जो है शायद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब नहीं है। अगर पाकिस्तान दिवालिया नहीं हुआ तो उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो क्रेडिट जो है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको जाता है, जिनको एयरपोर्ट्स के ऊपर भी जलील किया जाता है, जिनके सामान की ऐसे तलाशी ली जाती है जैसे जब वो बाहर से वापस आ रहे होते हैं। वो वीडियोस मौजूद हैं, वो देख सकती है गवर्नमेंट, जैसे पता नहीं कोई चीज़। और इवन जहाँ पर रहते हैं तो मेरा ख्याल है वहाँ पर उनकी जो मालिक खाने हैं उनको कितना सपोर्ट करते हैं ये भी हमें पता है। इसके बावजूद हमारे इन पाकिस्तानियों ने 41.6 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज इस साल भेजी हैं। अब इस नंबर का ज़रा कॉन्टेक्स्ट ले लें, पिछले साल से तो 3.25 अरब डॉलर ज़्यादा है ही है। हम एक्सपोर्टर्स को जो हमारी हुकूमतें सालों से दहाइयों से पाल रही हैं, एक्सपोर्टर्स ने बावजूद हर तरह की सब्सिडी लेके पिछले साल 30.1 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स की हैं। और ये जो रेमिटेंसेज आई हैं जिसमें हुकूमत की तरफ से 76 अरब की उनको कॉस्ट जरूर गई है, जो ट्रांसफ़र वो करते हैं पाकिस्तान को अपना पैसा, और वो थ्रू बैंकिंग और चैनल से उनको सब्सिडाइज हो जाता है, उनका रेट ऑफ हो जाता है। उसके बावजूद ये जो रेमिटेंसेज आई हैं ये एक्सपोर्ट से वेल्दी बिलियनियर पीपल उनसे 11.3 अरब डॉलर या 37% ज़्यादा है। एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में फॉरेन रेमिटेंसेज 11.3 अरब डॉलर ज़्यादा है। तो ये है कंट्रीब्यूशन। और कहाँ से आ रही है? ये ज़्यादातर ब्लू कॉलर पैसा जो पाकिस्तान आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो है वो सऊदी अरेबिया से 9.8 अरब डॉलर। अब सऊदी अरेबिया में डॉक्टर्स भी होंगे, बट ज़्यादातर आपको पता है कि हमारी लेबर क्लास है वहाँ पे। उसके बाद दूसरी हमारी लेबर क्लास कहाँ पे होती है? मुत्तहदा अरब अमारात से 8.8 अरब डॉलर। उसके बाद अगर कोई कंट्रीब्यूशन आती है तो वो फिर आपकी आ जाती है यूके से 6.3 अरब डॉलर, जो दूसरी जो आपकी हैं यूरोपियन कंट्रीज वहाँ से 5.2 अरब डॉलर। तो ये कंट्रीब्यूशन है। अब ये अगर ये नंबर्स हम सामने रखें तो हमारा हुकूमत का फोकस कहाँ पे होना चाहिए? ठीक है, एक्सपोर्ट्स को ज़रूर बढ़ाएं। एक्सपोर्ट्स के तो अब टारगेट भी वो रखे जा रहे हैं जो हुकूमत के अपने अहदाफ हैं 2029 के, वो हासिल नहीं होंगे। मामूली से टारगेट्स बढ़ाए, 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई तो अगले साल 32.5 अरब डॉलर का हदफ रख लिया। फोकस यहाँ पे होना चाहिए। हुकूमत ने क्या किया, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने क्या किया कि उनको जो ट्रांसफ़र के ऊपर उनको जो बैंकिंग चार्जेस थे वो ऑफ थे, जो बैंक्स को पे करते थे, वो हुकूमत ने उसके लिए जो पिछले साल की 76 अरब रुपए की सब्सिडी थी वो ख़त्म कर दी, और एक्सपोर्टर्स के लिए 88 अरब रुपए की एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम दे दी ताकि उनको 4.5% सूद के ऊपर उनको लोन्स मिलते रहे। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने ये बात कही जो ECC की मीटिंग थी, और बाद में गालिबन पब्लिक भी उनकी स्टेटमेंट आई है कि जी जो बैंक्स हैं वो ये बोझ बर्दाश्त करेंगी। तो पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन की कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे गालिबन सवाल हुआ कि जी ये उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर कहाँ से बोझ डाल रहे हैं, ये तो हमारे प्रॉफिट्स में से जाएगा, हम इसको कैसे कर सकते हैं? उनके इसके ऊपर कंसर्न्स हैं। तो अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा, फैसले रिवर्स भी हो जाते हैं। ये वो एरिया है कामरान जहाँ पे हुकूमत को गौर करने की ज़रूरत है। कुछ और भी कोई चीज़ें ऐसी हो रही हैं गल्फ़ के अंदर जहाँ पे जो हमारे बहन भाई वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए वो पॉजिटिव नहीं है, तो उसके ऊपर मैं अभी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर इस डगर के ऊपर चीज़ें चलती रहीं तो ये जो पैसा आ रहा है ना, ये फिर आना कम होना शुरू हो जाएगा। और एक और इसके से रिलेटेड जो चीज़ है कि ये पैसा इस्तेमाल कैसे हो रहा है। पिछले साल हमारी 70 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी, तो 30 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट थी। जो 40 अरब डॉलर का गैप था वो यहाँ से पूरा हम कंजम्पशन को यहाँ से फाइनेंस कर रहे हैं। और आप इमेजिन करें कि अगर इसमें से 10 बिलियन डॉलर 15 बिलियन डॉलर भी कम कर दें तो आप इमेजिन करें कि फिर क्या सिचुएशन होगी। और आप 5 अरब डॉलर अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छी बात है आप ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी भी मिलती है, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑन एंड ऑफ तकरीबात करते हैं, नाश्ता भी करते हैं, उनके साथ ब्लू पासपोर्ट वगैरह भी देते हैं। और डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में
आज तक हम ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सके, कोई सिंगल कोई एक्सपोर्टर हो जो $1 बिलियन की उसने एक्सपोर्ट किया। मैक्सिमम शायद जो हमने नंबर मुझे याद पड़ता है वो $650-700 मिलियन है। 25 करोड़ का ये मुल्क है और $750 मिलियन का एक भी एक्सपोर्टर ऐसा नहीं है जो $1 बिलियन की जो है वो एक भी पाकिस्तान में एक भी नहीं है, मतलब है ना। और ये देखे, और आपकी सिर्फ सऊदी अरब से पैसे कितने आ रहे हैं? $10 अरब के करीब, ठीक है जी। ये आपकी 9.8 बिलियन डॉलर, $10 अरब सिर्फ सऊदी अरब से ब्लू कॉलर के जरिए पैसा पाकिस्तान का। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जिस तरीके से हम ये जो हमारे वर्कर हैं वो एयरपोर्ट्स हों या हमारे जो सिफारतखाने हैं, जब इनको कोई परेशानी आती है जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, कह रहा हूँ क्योंकि बिकॉज आई कवर फॉरेन ऑफिस, तो ऑन एंड ऑफ लोगों की रिक्वेस्ट आती रहती हैं कि जी फ़लाँ शख्स के साथ ये प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ काइंडली आप फॉरेन ऑफिस बात करें, फ़लाँ सिफारतखाने से बात करें, जो मेरे ख्याल में यहाँ तक बात पहुँचनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग अपनी हार्ड अर्न्ड मनी पाकिस्तान भेजते हैं और पाकिस्तान की मईशत को असल में सहारा दिया हुआ है, ये तो खुद गवर्नमेंट को एक स्टेप आगे बढ़ के ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।